आ गई, आप समझ गए। मुद्दा हाथरस का जो इस वक्त पूरे देश में सवालों में, हाथरस की बिटिया को इंसाफ मिले, ये पूरे देश की मांग, पूरे देश में गुहार लगाई जा रही है। और यहाँ पर आपके लिए जानना भी जरूरी हो जाता है कि पहले तो मांग की जा रही थी सीबीआई जांच की, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि सीबीआई जांच क्यों कराई जा रही है, नार्को टेस्ट क्यों कराया जाए। कल आपको ये भी याद होगा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस के सियासी पर्यटन पर पहुंचे थे, तो आज 3 और पार्टियों के नेता वहां पहुंचे। सबको दलित बेटी की चिंता है या दलित वोटों की, ये इस पूरी बहस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको तय करना है। साथ ही हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये समझाएं कि कैसे नेता तो वोट की फिक्र में है, लेकिन क्या मीडिया भी इसमें मोहरा नहीं बन गया है। देखिए, बार बार मैं आपसे फेक न्यूज का जिक्र कर रही हूं, तो क्या नेताओं को वोट की फसल काटने में मीडिया तो मदद नहीं कर रहा है। इस पर बात करेंगे। 5 सवाल जो आज के हैं, एक एक कर आपको बता देते हैं। पहला सवाल तो यही, हाथरस की झूठ से फायदा किसे हो रहा है, जो फेक न्यूज है इसे फायदा किससे हो रहा है। बेटी का नाम वोटों की बचाई का काम नहीं कर रहे हैं नेता, क्या बेटी तो बहाना है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जातीय हिंसा भड़काना चाहते हैं। हाथरस में सच का, देखिए मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, बिटिया को इंसाफ मिले, और जो सच है उसका सुपारी किलर कौन है, और सच का फैसला सीबीआई करेगी या फिर ये फैसला स्टूडियो से किया जाएगा। ये हमारे आज के सवाल हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देती हूँ, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संबित पात्रा हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी पुलिस के, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ आशा देवी जुड़ेंगी अब से बस थोड़ी ही देर बाद, और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट नीलम कटारा का भी हम रुख करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाथरस मामले में राजनीति करने वाले जो हैं, दरअसल उन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, वो जातीय हिंसा भड़काना चाहते हैं। ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे। से पहले याद दिला दूं, 1 अक्टूबर को आपको याद होगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनकी तरफ से भी यही बात कही गई थी कि जातीय तनाव भड़काने की कोशिश की जा रही है। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। तहसीन पूनावाला, मेरा पहला सवाल आप ही से, साफ साफ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बेटी बहाना है, जातीय हिंसा भड़काना है मकसद। आदित्यनाथ वो व्यक्ति है जिसके बयान को मैं कोट करता हूं, जिन्होंने कहा औरतों को आजादी नहीं मिलनी चाहिए, औरतों को सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित रखना चाहिए। अगर औरतों को आजादी दे तो ये गलत है, और औरतों को इसलिए सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि वो मर्दों को पैदा करे, महान मर्दों को। ये वो आदित्यनाथ है, उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। फिर भी आप लेते हो, आप एक अच्छे चैनल हो तो लीजिए उनकी बातों को सीरियसली। इस वक्त हाथरस के अंदर इस वक्त 144 लगने के बावजूद जो पीड़ित है उसके लिए उसको मिलने से लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन जो अक्यूज्ड है उसके लिए प्रोटेस्ट रैली हो रही है और पुलिस वहां खड़े रहकर तमाशा देख रही है। इस वक्त मेरे दोस्त जयंत चौधरी, जो एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मारा, पता नहीं क्यों मारा। सवाल यह उठता है कि जिसके मोदी जी ने हमें कहा था कि बेटी बचाओ देगी 2014 में, और हमें बेटी जलाओ दे रहे। इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या गैंग रेप सिर्फ सीमेन से साबित होता है? जबकि 2013 के वर्मा कमीशन कहता है आपको पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं है, फिंगर्स, फॉरेन ऑब्जेक्ट, इस सबसे रेप साबित होता है। और वो डीजीपी आज भी कह रहा है कि रेप नहीं हुआ। इस तरह के मुख्यमंत्री और डीजीपी को आप सीरियसली लेते हो? मैं तो नहीं लेता हूं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो, अगर आप सीरियसली नहीं लेते तो वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, अगर वो आपको कटघरे में खड़ा करें तो जवाब तब आपको भी देना पड़ेगा। जिस तरह आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भी अपनी बात रखने का हक है। जातीय हिंसा भड़काने का एक संगीन आरोप वो लगा रहे हैं, संगीन आरोप वो लगा रहे हैं। ठीक है, संबित पात्रा।
देखिए अदिति जी, अभी तहसीन पूनावाला जी ने कहा वो योगी आदित्यनाथ जी को, जिनको उन्होंने उनके नाम से ही पुकार लिया, योगी तो नहीं कहा, उनको वो सीरियसली नहीं लेते हैं और बहुत सारे कारण भी दिए। मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कहना चाहूंगा कि मैं तो कांग्रेस पार्टी को ही सीरियसली नहीं लेता। जिस कांग्रेस पार्टी के आला कमान के और बड़े नेता छत्तीसगढ़ में कहते हैं छत्तीसगढ़ में कल जो रेप हुआ वो तो छोटा रेप था, मगर हाथरस में बड़ा रेप हुआ है। जिस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं राजस्थान का जो रेप हुआ उसमें तो लड़की खुद रेप कराने चली गई थी, मगर हाथरस का रेप जो है वो राजस्थान के रेप से बड़ा रेप होता है। कांग्रेस पार्टी की आला कमान अध्यक्षा सोनिया जी खुद एक महिला है, वो मुझे बताएं, वो हिंदुस्तान को बताएं ये बड़ा रेप और छोटा रेप क्या होता है। अभी तहसीन भाई बता रहे थे कि रेप के नए परिभाषा, नए डेफिनेशन के अंतर्गत पेनिट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, तो खुद आप बताइए ना, आप ही के मुख्यमंत्री और आपके तमाम नेता बोल रहे हैं ये रेप बड़ा है, ये रेप छोटा है, ये किस प्रकार से होगा। दूसरी बात है, योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा कि जातीय विद्वेष फैला करके किस प्रकार राज्य को खंडित करना है ताकि अपना लॉन्चिंग। देखिए मैं कल आपके टीवी में एक वीडियो देख रहा था और वो वीडियो था भाई बहन अर्थात प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों कार चलाते हुए हाथरस जा रहे थे। आपको लग रहा था कि वो संवेदनशीलता व्यक्त करने जा रहे थे, गाना गाते हुए, ठहाके मार के हंसते हुए, जिस प्रकार के भाव के साथ वो हाथरस जा रहे थे। मैं एक साधारण व्यक्ति, कल मैं पुरी के एक गांव में था, वहां मुझे एक साधारण बच्चे ने वो वीडियो दिखाया, क्योंकि वहां नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है। उसने दिखाया, बोला भैया देखिए जरा, तो ये हंसते हंसते भाई बहन जा रहे हैं संवेदनशीलता व्यक्त करने के लिए। आप बताइए ऐसे संवेदनशीलता व्यक्त होती है? दूसरी बात है, अरे सीबीआई की जांच होगी, नार्को जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मैं अंत में एक बात बता दूं, ये जो जांच रिपोर्ट एफएसएल का है, ये कोई योगी आदित्यनाथ जी ने या प्रशांत कुमार एडीजे कानून ने अपने हाथों से लिख के सबमिट नहीं किया है। ये ठीक उसी प्रकार जैसे सुशांत जी का रिपोर्ट, सुशांत जी इसके लिए जस्टिस पूरी देश मांग रही है, एम्स के पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने सबमिट किया है, ठीक इसी प्रकार हमारी इस बिटिया का रिपोर्ट भी एक पैनल ऑफ डॉक्टर जो कि सफदरजंग के हैं उन्होंने सबमिट किया है। तो दोनों की बातों पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, तहसीन पूनावाला आपका काउंटर जल्दी से 20 सेकेंड्स। बहुत संक्षेप में संबित भाई, आप एक डॉक्टर हो, मैं आपकी व्यक्तिगत तौर से बहुत इज्जत करता हूं। सिर्फ सीमन ना होने के कारण अगर आप कहो कि किसी का बलात्कार नहीं हुआ, जबकि उसके डाइंग डिक्लेरेशन में वो लड़की कहती है मेरा गैंग रेप हुआ है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को खास करके बलात्कारों के मामले में आपको सीरियसली लेना चाहिए, आप उसको ठुकरा रहे हो। संबित भाई दूसरी बात, आप बार बार कहते हो नार्को टेस्ट होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी आपको फोर्स नहीं कर सकती नार्को टेस्ट लेना अगर आपकी इच्छा नहीं। आप नार्को टेस्ट करना चाहते हो तो अक्यूज का कीजिए, विक्टिम और उनके परिवार का क्यों कर रहे हो? संबित भाई मीडिया का फोन टैप क्यों कर रहे हो? चलो सब लोग गलत है, मैं मानता हूं सब लोग गलत है। जी न्यूज के विशाल पांडे, बाकी पत्रकार जो वहां थे, उनको क्यों उस दिन रोका गया था? पहले दिन क्यों रोका गया था? आप बताएं किस कानून के तहत आपने पत्रकारों को रोका? 20 सेकंड्स आप, उसके बाद मुझे एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचानी है, प्लीज 20 सेकंड्स। मैं इस पॉइंट को यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ, प्लीज जल्दी से। समित मैं आपको फ्लोर बाद में दूंगी। हाथरस की पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो बता देते हैं जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि पीड़ित से रेप या गैंग रेप नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट किसकी है ये भी बता देते हैं, जेएनएम मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान जरूर है, ये बात सामने आई है। ये अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट की बात मैं यहां पर कर रही हूं, जिसके मुताबिक पीड़ित से रेप या गैंग रेप नहीं हुआ है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे का रुख करेंगे और इंफॉर्मेशन के लिए। विशाल, सबसे पहले तो और क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए रिपोर्ट की कॉपी तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पर है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। कौन सी बड़ी बातें, और इसके बाद जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि ये तो गैंग रेप है, हालांकि जी न्यूज ने बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बात भी कही कि इस तरह के आरोप हैं, और इसीलिए मैंने कहा जिन्होंने फेक न्यूज फैक्ट्री चलाई उन पर भी उंगलियां इस पूरे मामले में उठ रही। विशाल, देखिए अदिति, हम भी शुरुआत में बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच करेगी, तो उसमें क्या चीजें सामने आएंगी तब किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाएगा। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आ रही, जो रिपोर्ट हमारे पास सामने आ रही है, उसके आधार पर हम अभी ये बताना चाहेंगे, हमारे हाथ में अलीगढ़ में जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, फैज अहमद जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट यूपी पुलिस को भेजी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है, अपना फाइनल ओपिनियन दिया है कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ है। हालांकि गर्दन पर और
पीठ पर कुछ चोट के निशान जरूर थे। यह फाइनल ओपिनियन दिया गया है जेएनएम मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ से, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के हैं। उन्होंने यह रिपोर्ट भेजी है और यह रिपोर्ट भेजी गई है 3 अक्टूबर 2020 को, यानी कल, और दोपहर 12:15 पर, क्योंकि यूपी पुलिस ने जो सर्किल ऑफिसर हैं सीओ सादाबाद पुलिस स्टेशन हाथरस में, उन्होंने एक ओपिनियन मांगा था अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कि आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट भेजी है वो इस वक्त हमारे पास है। उस रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह रहे हैं, जो इसमें लिखा है कि पीड़िता के साथ रेप या गैंग रेप नहीं हुआ, चोट के निशान थे गर्दन पर और पीठ पर। लेकिन देखिए, इस किसी फाइनल कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंचेंगे। सीबीआई की जांच की सिफारिश की गई है, तमाम एजेंसियां इस पर जांच कर रही है, एसआईटी की भी जांच हो रही है, पर ये अभी तक जो फैक्ट्स आए हैं वो हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। अदिति जी, अनुराग भदौरिया, ये क्या कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन? मैं बता रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, संबित जी कह रहे थे गांव में एक बच्चा उनको दिखा रहा था। आपको शायद पता ही नहीं है कि पूरे देश का गांव-गांव का बच्चा, गांव-गांव की औरतें और इंसान ये पूछ रहा है कि बिना बच्ची को उसकी माँ को दिखाए आपने आधी रात को किस संस्कृति के तहत उसको जला दिया, उसके शव को आपने कैसे जला दिया। ये गांव-गांव का बच्चा, एक एक व्यक्ति पूछ रहा है आपसे कि रात के अंधेरे में एक माँ जिसको बच्चे को पैदा करके बड़ा करती है अपनी बच्ची को, उसका चेहरा तक उसको आपने देखने दिया। जनरल डायर की तरह अपने पूरे गांव में कर्फ्यू लगा के माँ बाप को घर के अंदर बंद करके आपने उस बच्ची को जला दिया। मैंने सवाल क्या पूछा आपसे? दूसरा मैं उस पे भी आ गया। हाँ, उसी पर आ जाइए सर, सवाल का जवाब दीजिए। आ गया जिस तरह से कह रहे उसके शरीर पे निशान पाए गए, तो शरीर पे निशान पाए गए मतलब उसको पीटा गया, उसको तोड़ा गया, उसको छुआ गया। मैं कहता हूँ एक बच्ची की मौत हो गई, ये सबसे बड़ी चीज नहीं है क्या? बच्ची की मौत हो गई तो मैं भी कह रही हूँ, बच्ची के साथ अन्याय हुआ, मौत हो गई मैं भी कह रही हूँ 2013 में। लेकिन ये क्या कह रही है रिपोर्ट? ये क्या कह रही है? 2000, अरे सुन तो लीजिए, 2013 में साफ साफ इस बात का कानून बन गया था कि छुओगे भी और बच्ची मरते दम तक कह देगी अपने कि हमारे साथ रेप हुआ है तो रेप हुआ है, ये मान लिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनको ना लॉ का पता है ना ऑर्डर देना आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज बना के रख दिया है। सर आप ये बताइए मुझे, देयर आर नो साइंस सजेस्टिव ऑफ वेजाइनल स्लैश। मैं पूछ लूं, मैं बात कर लूं, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। मैं सर आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया ना? अरे तो सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, प्रोपेगेंडा के लिए नहीं बुलाया सर। आपको टू द पॉइंट रखेंगे इसको, टू द पॉइंट। आपको सियासत करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दे रही हूँ मैं, सच की बात कर रही हूँ यहाँ पर। और लेट्स टॉक अबाउट सच। आपकी वोटों के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया सर मैंने। अरे कुछ हुआ ही नहीं, आप बताइए ना मुझे, आप इस रिपोर्ट पर बताइए मुझे, पहले इस पर कमेंट दीजिए। भाई आंदोलन किस बात पे खड़ा किया आप लोगों ने? आंदोलन किस बात पे खड़ा किया? मैं कोई, सुन लीजिए सर, मैं इस रिपोर्ट के आधार पर आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मेरे पर चिल्लाएंगे मुझे पता है। आप चिल्लाना शुरू कर देंगे, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, यही करते हैं अनुराग भदौरिया। ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं भी वक्त इस समय जाया नहीं करूंगी अपने दर्शकों का। हमारे साथ आशा जी हैं, आशा जी हैं, निर्भया की माता जी हैं, और हमारे साथ इस समय नीलम कटारा जी हैं, एक्टिविस्ट है। प्लीज अनुराग भदौरिया चिल्लाइए नहीं। अगर इस मामले में सही मायने में आप संजीदा हैं या गंभीर हैं तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात कीजिए सर, रिस्पॉन्सिबल तरीके से बात कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए। तथ्यों में मसाले की गुंजाइश नहीं होती ना, तथ्यों में सियासत की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए चिल्लाना शुरू कर दिया आपने यहाँ पर आकर, इसलिए कुछ चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं क्या आपसे अपने आप से सवाल पूछ रही हूँ, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर सवाल पूछ रही हूँ। चिल्ला किस बात पर रहे हैं आप? चिल्ला किस बात पर रहे हैं? आशा देवी जी, मुझे आशा देवी जी की आवाज चाहिए, मुझे सिर्फ आशा देवी की आवाज चाहिए। 1 मिनट जाया नहीं करना मुझे इस डिबेट में। देश की आधी आबादी की बात होती है, आप लोग दावा तो करते हैं इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन आप इंसाफ नहीं दिलाना चाहते, सच नहीं सामने आने देना चाहते। सब समझ आते हैं आपके पॉलिटिकल गिमिक्स। अनुराग भदौरिया, आशा जी, ये जो मैं राजनीतिक गिद्धबाजी देख रही हूं मैं, ये जो वल्चर पॉलिटिक्स हो रही है, देखिए मैं बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा मैम? इसके बारे में नहीं बात करूंगी, इन लोगों का अपना फंडा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो रिपोर्ट आई है कि गर्दन पे चोट का निशान है, पेट पे चोट का निशान है, तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी गला घोटा गया है, पीठ की रीढ़ की हड्डी टूटी है। जहां तक बात रेप का है, तो लड़की अगर खुद कह रही है कि नहीं हमारे साथ 2 लोगों ने रेप किया और भाग गए,
तो कम से कम जो मरता हुआ आदमी है वो तो झूठ नहीं बोलेगा, जो बच्ची के साथ हुआ है वो तो झूठ नहीं बोलेगी। तो लोगों को इंसाफ चाहिए, उस परिवार को इंसाफ चाहिए, सबको इंसाफ चाहिए, हमें भी चाहिए। तो कम से कम उस बच्ची का बयान को तो बयान तो मायने रखता है ना, तो कम से कम उस एंगल से भी तो जांच होनी चाहिए। क्योंकि माँ झूठ बोल सकती है, मीडिया झूठ बोल सकता है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि जो बच्ची मर गई, इस दुनिया से चली गई, वो झूठ बोल सकती है। अगर सब कुछ ठीक था तो आपको भी पता है कि परंपरा के अनुसार सूर्यास्त के बाद लाश नहीं जलाई जाती, तो फिर इतनी जल्दीबाजी क्यों की गई कि लाश जला दी गई? हम कहा जाता है कि कानून का बहुत लंबा हाथ होता है। आज देख रहे हैं कि आज 20 दिन से इतना वहां पे पुलिस पहरा सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन सच्चाई तक और मुजरिमों को गर्दन तक अभी भी हमारा प्रशासन का हाथ नहीं पहुंचा। महिलाओं की बात आती है तो जो रिपोर्टर है उनको धक्का मिल जाता है, महिला के गर्दन तक हाथ पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं शुरू से ही इस केस में पुलिस की लापरवाही है, जो उसी दिन जिस दिन घटना हुई है उसी दिन सही तरह से रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो मैं यही चाहूंगी, मैं किसी पे आरोप नहीं करूं क्योंकि उन नेता लोगों का अपना फंडा है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ यूपी सरकार से, या सीबीआई जांच करे या एसआईटी जांच करे, उस बच्ची के साथ क्या हुआ है ये सच्चाई पूरे देश के सामने आना चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मैम, यही सबसे अहम सवाल है और संबित पात्रा इस पर आपको जवाब भी देना होगा, क्योंकि हम लगातार ये बात कह रहे हैं। एक तरफ तो ये सियासत है जिसकी तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, हर कोई वहां अब पहुंच रहा है जो बच्ची की मौत हो चुकी है। ये सवाल मैंने बार बार उठाया है कि बच्ची की मौत हो जाना क्या किसी आंदोलन के लिए वो ही उसका आधार होता है, तभी हैशटैग्स और कैंपेन्स ट्रेंड करते हैं? और दूसरी बात, क्या सही मायने में बच्ची के इंसाफ की ही लड़ाई है यहाँ पर? ये बेसिक सवाल है, बुनियादी सवाल है जो हम लगातार उठा रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा, आशा जी जो सवाल उठा रही है उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि वो सवाल देश की बेटी से जुड़े हुए सवाल है। मैं देता हूं। देखिए, पहली बात तो है, मैं आपको धन्यवाद कहूंगा आदित्य जी कि आपने आज ऐसी दो माओं को बुलाया है, नीलम जी और आशा जी, जिनको मैं पैर छू के आज प्रणाम करना चाहूंगा। ये साधारण माताएं नहीं है, माँ तो माँ होती है वैसे, मगर मैं नीलम जी को बहुत सालों से जानता हूँ। एक आध बार मैं एयरपोर्ट में आशा जी से भी मिला हूँ और इनकी संवेदनशीलता को मैं पहचानता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए जो युद्ध लड़ा है, हम जितनी बार भी इनकी पैर को छुएं उतना कम है। ये बहादुर माताएं हैं। बहुत वाजिब प्रश्न है आशा जी का। पहली बात, आशा जी देखिए, आपने ठीक कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन होता है, मगर आपने भी पढ़ा होगा और अभी न्यूज़पेपर्स में आया भी है कि जो पहला डिक्लेरेशन था उसमें रेप का जिक्र नहीं किया गया था, ना परिवार वालों ने किया था और ना ही जो हमारी बहन आज हमारे बीच में है उन्होंने किया था। और जो एफआईआर पहले लिखाया गया था 14 सितंबर को जब ये घटना हुई, उस समय भी जिक्र रेप का नहीं था। उसके 8 दिन के पश्चात परिवार वालों ने जब रेप के विषय में कहा तो गिरफ्तारी और 2 लोगों की हुई। दूसरी बात है, ये जो जांच आपने कहा इनिशियल जांच होनी चाहिए थी रेप के लिए, इनिशियल जांच भी हुई है और उसके बाद पोस्टमार्टम भी हुआ है। एफएसएल का जो रिपोर्ट जिसके विषय में अभी जीव न्यूज ने कहा और जिसकी प्रति आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया था, तो मैंने भी उसका प्रिंट आउट निकाला है, उसमें उन्होंने दोनों को कोरोबोरेट करने के पश्चात एक फाइनल रिपोर्ट आप देख सकती हैं इसमें मैडम, इसमें उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लिखा है कि नहीं, अगर गैंग रेप होता है तो केवल फ्लैशिंग करने से या नॉन पेनिट्रेशन, आप अगर वहां प्राइवेट पार्ट में इंजरी नहीं है और किसी प्रकार से गैंग रेप की पुष्टि रिपोर्ट हम डॉक्टर करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया है,
तीसरी बात मैं यहां कह दूं, रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गला घोट के मारा गया है। ये सफदरजंग के रिपोर्ट ने कहा है कि स्ट्रैंगुलेशन, डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन और लेटर विच लेड टू कार्डियक अरेस्ट, इसके कारण डेथ हुई है। देखिए, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको राजनीति से कुछ लेना देना भी नहीं है, और हमने देखा था चुनाव के समय भी आपको टिकट देने की कोशिश की गई थी, बल्कि आपने एक मां का रोल निभाते हुए मना भी कर दिया। यह आपका बड़प्पन है। मगर हम लोग राजनीतिक रूप से एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए, जो वैमनस्यता सड़क पे दंगे फैला के कुछ लोग करना चाहते हैं कि एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ लड़े, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि वाल्मीकि बच्ची हो, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो, चाहे मुस्लिम हो या क्रिश्चियन बच्ची हो, ये बच्चियों को जात के आधार पे हम बांट करके रेप की राजनीतिकरण ना करें। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन जो एक अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, उस पर तो सवाल पूछे जाएंगे संबित पात्रा, और उस पर आपको जवाब देना भी पड़ेगा। तहसीन पूनावाला काउंटर करना चाह रहे हैं, उनका काउंटर, उसके बाद नीलम जी को दूंगी फ्लो। प्लीज जल्दी जल्दी कैसे भी समर भाई, आप कह रहे हो कि जो पहले स्टेटमेंट में है रेप का जिक्र नहीं हुआ, आप कैसे बता सकते हो स्टेटमेंट पुलिस ने सही लिखा है? क्योंकि हमने देखा यूपी पुलिस ने क्या कहा है। और अगर आपको ये बात साबित करनी थी, आप बॉडी को रखते, और अगर आप बॉडी को रखते तो दोबारा से उसकी जांच करा सकते। अभी जिस आधार पे रिपोर्ट बन रही है वो यूपी पुलिस के रिपोर्ट के आधार पे बन रही है। ये कोई स्टेटमेंट 164 के नीचे नहीं था उस लड़की का। यानी कि यूपी पुलिस ने मेरा आरोप है गलत स्टेटमेंट लिखा, और उसके आधार पे आप जो रिपोर्ट दे रहे हो, आप कह रहे हो कि उसमें वेजाइनल इंजरीज नहीं थी। आज आप बॉडी रखते, अगर नहीं थी वेजाइनल इंजरीज, आपने रात को उस बॉडी को जलाया इसीलिए क्योंकि आप ये छुपाना चाहते थे कि वो गैंग रेप था। कोई भी महिला, यहां पर महिला है, कोई भी महिला अब ये नहीं कहेगी मरते समय कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है अगर उसमें सच्चाई नहीं है। संबित भाई, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। संबित पात्रा 20 सेकेंड्स, उसके बाद मुझे प्रमोद से कमेंट लेना है, उसके बाद नीलम जी प्लीज। देखिए, पहले मैं 10 सेकंड में तो इतना कह दूं कि रेप हो या गला घोट के मार दिया जाए, दिस इज नो लेस ऑफेंस। किसी को गला घोट के मार दिया जाए तो वो लेस ऑफेंस होगा, और रेप होगा तब वो बड़ा ऑफेंस होगा। ये तू मैं नहीं होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको यहां पर कह दूं कि देखिए, बार बार ये जो बताया जा रहा है पुलिस ने आधी रात को क्यों, बिल्कुल सही बात है, किसी के परिवार में ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मगर एक बात आप समझिए, बॉडी को रख के कुछ राजनेता लोग यहां तक करते कि किसी भी कीमत पर समाज में लड़ाई होती, रोड जाम करवा के वाल्मीकि समाज, ठाकुर समाज ये आपस में लड़ते तो रक्तपात होता। पुलिस के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मगर फिर भी एसपी को, डीएसपी को और कई थानेदारों को सस्पेंड किया गया है। प्लीज आप लोग भरोसा रखिए, यहां हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। और केवल मैं इतना कहूंगा, मैं देखिए, वाल्मीकि समाज मुझे सुन रहा है। वाल्मीकि गुरुदेव जी प्रकट कीनो राम, आप न होते जगत में तो कौन जपता राम। ये जो वाल्मीकि समाज है ना, ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे पूजनीय समाज है। वाल्मीकि जी ने भगवान राम के नाम को प्रकट किया है, और उनके नाम से ही पूरा विश्व जगमगाता है। इसलिए मैं सभी से कहूंगा, कोई इस समाज को, इस देवतुल्य समाज को भड़काने की कोशिश ना करे, और जाति की वैमनस्यता की राजनीति करने की कोशिश कोई ना करे। मैं तो भारत की बेटी की बात कर रही हूं। वो ठाकुर की हो सकती है, वो दलित की हो सकती है, वो क्रिश्चियन की हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती है। अब बेटियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा इस तरह के बंटवारे के लिए, वोटों की बटाई के लिए बेटियों का इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा सवाल ये भी है, और दूसरा सवाल, उस बेटी को बचाया जा सकता था, इस बात से यूपी पुलिस इंकार नहीं कर सकती है, नहीं बच सकती है। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो यही है, भीम आर्मी कह रही है कि पीड़ित परिवार को सीबीआई जांच से खाली काम नहीं चलने वाला। पीड़ित परिवार को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, पीड़ित परिवार को हाथरस से बाहर ले जाने दिया जाए। गांव में पीड़ित लड़की के परिवार की जान को खतरा है, और साथ ही सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। एक कमेंट में जल्दी से प्रमोद का यहां पर ले लेती हूं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ग्राउंड से क्या है। प्रमोद वहीं पर मौजूद है। प्रमोद, आपके पास क्या है सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो है वो पीड़ित परिवार से मिलकर यहाँ से गए हैं, और यहाँ पे लगातार जो है राजनीतिक दलों का आना जाना लगा हुआ है। इसे पॉलिटिकल टूरिज्म बना दिया है। किसी को बच्ची के इंसाफ की वो नहीं है। इस तरफ यहाँ पे वोट बैंक की अपनी फसल काटना चाहते हैं, दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, जबकि सीबीआई जाँच का सिफारिश कर दी गई है, और पीड़ित परिवार अब सिफारिश सीबीआई जाँच से मना कर रहा है। वहीं जो आरोपी के परिवार वाले हैं वो खुशी जता रहे हैं कि सीबीआई जांच होगी तो सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
जैसे कि अदिति आपको पता होगा कि एक बार आप ही खुद बदायूं आई थी जब ऐसी ही 2 बहनों को लटका दिया गया था और गैंग रेप के बाद उनको लटका के जान से मारने की खबर आई थी। उसके बाद काफी ज्यादा विवाद में रहा था। इसी तरीके से राजनीतिक दल पहुंच रहे थे, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जब सीबीआई जांच हुई तो ना तो उसमें गैंगरेप निकला और ना ही किसी को हत्या की कोई मामला निकला, सिंपल सुसाइड निकला। तो ऐसे ही जब सीबीआई जांच होगी, तमाम जो है फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, जितने विटनेसेस है उन्हें एग्जामिन किया जाएगा। उसके बाद सीबीआई जब अपनी चार्जशीट फाइल करेगी तो उसमें साफ पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि सीबीआई के ऊपर किसी तरीके का स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं होता। सेंट्रल एजेंसी है, कोर्ट के प्रति ये एक सवाल है। पहले ये कहा जा रहा था सीबीआई जांच हो, अब सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, अब कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। ऐसे लग रहा है इस देश में परंपरा सी बन गई है, नेता बोले तो सच, मीडिया बोले तो सच, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत बोले तो लोगों के मन में कई सवाल आ जाते हैं। देश की एजेंसियां बोले, जांच एजेंसियां बोले तो लोग बहुत सारे सवाल खड़े करने लगते हैं। तो वही अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि इस केस में सच क्या है और नेता इसका सच क्या सही मायने में सामने आने देना चाहते हैं। नीलम जी, माफी के साथ इतनी देर मुझे आपको मैं मौका नहीं दे पाई मैम। आप नाउ फ्लोर इज ऑल योर्स। आप बताइए क्या पूछना है। मैं आपसे मैम यही पूछना चाह रही हूँ, एक तरफ लड़ाई है बेटी को इंसाफ दिलाने की, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, क्या सही मायने में ये बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई है जब पॉलिटिकल पार्टीज इसमें आ जाती हैं? कहीं ये वोटों के लिए, ये तो बेटी की अर्थी पर वोटों की बारात निकालने की कोशिश है ना मैम? देखिए, ये बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है और जहां तक वोटों का सवाल है तो वो दोनों पक्ष अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आप उसमें तो हम लोग को डालिए ही मत, बिल्कुल मत डालिए उसमें, क्योंकि ये जो इसका हुआ है क्रिमेशन रात को, ये पुलिस वाले स्टेट लेवल के या नहीं कर सकते पुलिस वाले अपने आप, जब तक उनके राजनीतिक आकाओं की नहीं होगी परमिशन और उनकी इच्छा नहीं होगी। तो ये तो कोई भी नहीं मान रहा है इस देश में कि ये पुलिस वालों ने ले जाके उसका क्रिमेशन लड़की का कर दिया बिना परमिशन के, स्टेट गवर्नमेंट के, ये आप ही मान रही हैं। इसलिए और बेटी को न्याय दिलाना है, बेटी का डाइंग स्टेटमेंट है कि उसके संग गैंग रेप हुआ है, उसके आगे कोई बात ही नहीं रह जाती है कहने की। और जब ये बेटी एडमिट हुई थी तो क्यों नहीं डॉक्टरों ने अपने आप किया, क्या वेट कर रहे थे कि वो बताएगी कि मेरे संग रेप हुआ है, चाहे वो आधी बेहोश हालत में हो, तब उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया गया। 8 दिन बाद तो नेचुरली कुछ नहीं मिलेगा फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में। तो ये जो पूरा कवर अप आपकी राज्य सरकार या राज्य पुलिस करना चाह रही है, सब देश के सामने है। ठीक है, हम निहत्थे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए बेटियों के संग अत्याचार हो रहा है। और सीबीआई से नहीं अगर देश की जनता खुश है तो क्यों नहीं दिया जाता इन्वेस्टिगेशन विद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संचालित, क्यों नहीं किया जाता? सीबीआई कोई ऐसी नहीं है कि सीबीआई से गलतियां नहीं हुई हैं या सीबीआई जान के गलतियां नहीं करती है। तो इसलिए ये सब मैं साफ बोल रही हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर समय आ गया है कि लड़की की इज्जत, लड़की की अस्मिता ज्यादा जरूरी है इन पॉलिटिकल पार्टीज के तमाशे से। अगर आप जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही काम करेगी तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का। जब दिख रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के बिहेवियर में कमजोरियां हैं, गलतियां हैं और स्टेट पुलिस को इनकरेज किया जा रहा है कि वो इस तरह की चीज करे, तो क्यों नहीं बोलेंगी बाकी पार्टीज? इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखा गया, कंट्रोल किया गया, एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ताकि सब लोग देख सकें कि क्या हुआ है। और जहां तक गैंग रेप का सवाल है, लड़की के डाइंग स्टेटमेंट के बाद कुछ कहने को ही नहीं रह जाता है स्टेट पुलिस के पास। ठीक, समित पात्रा, 2 सवाल है उनके। वो जाहिर तौर पर जो राज्य सरकार का रवैया है उस पर सवाल खड़े करिए, वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, जी 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 दीजिए जवाब। नहीं, अधिकार है, नीलम जी का अधिकार है। बहुत लंबी लड़ाई नीलम जी ने लड़ी है, आशा जी ने लड़ी है, इसलिए बिल्कुल अधिकार है उनका। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि नीलम जी ने भी शायद देखा होगा, जो पहला डिक्लेरेशन था, जो पहली बाइट माँ की भी आई हुई थी, जो हमारी बेटियां जो चली गई हाथरस में, बिल्कुल नीलम जी आप ठीक कह रही हैं। मैं थोड़ा सा बोल लूँ इस पे, बाकी बिल्कुल आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और आपके वी ऑल रिस्पेक्ट यू अ ग्रेट डील मैम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 8-9 दिन के बाद बयानों को बदला गया है और देखिए जांच कोई ना कोई तो करेगा, सीबीआई करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी। मेरा सवाल उठता है, इस देश में ऐसे भी वाकया आए हैं और हाल फिलहाल में आए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के खंडपीठ को भी बिका हुआ बताया गया है, जहां 5 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इंपीचमेंट लाने की
कोशिश की गई है कि चीफ जस्टिस बिके हुए हैं। तो अगर चीफ जस्टिस बिके हुए हैं, 5 जज के खंडपीठ बिके हुए हैं, सीबीआई बिकी हुई है, और एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आपने इसे ब्रेकिंग न्यूज अभी तक दिखाया नहीं है, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को ब्रिटेन की जो एमपी हैं, मैं उनका नाम बताता हूं, उनका नाम है अफसाना बेगम। अफसाना बेगम के साथ 5-6 और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने और हिंदुस्तान के कुछ एनजीओज ने यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिखी है कि उनको हिंदुस्तान के सरकार पे, हिंदुस्तान की सीबीआई पे भरोसा नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। आप यूनाइटेड नेशन को कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिटिश आके कहेंगे इंडिया में क्या होगा? ये हम कहां जा रहे हैं? ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है? देखिए, यहां 2 माताएं बैठी हैं। हां, इस देश में बहुत अन्याय हुआ, मगर दोनों माताओं को अंततो गत्वा न्याय मिला। ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सुंदरता, न्याय प्रणाली की, जुडिशियरी की सुंदरता है। दोनों माताओं को अंततो गत्वा न्याय मिला। नहीं, नीलम जी, आपकी बात ठीक है, सजा कम मिली, मगर मैं मैडम देखिए, मैं पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन हूं, मैं जुडिशियरी के खिलाफ नहीं कह सकता हूं। मैम कह रहे हैं, आज कोई कह पा रहा है कि बाहर से न्याय किया जाए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद अपने पहलू पे झांक के देखना चाहिए कि ऐसे किसी की हिम्मत क्यों हो रही है, क्यों इतनी चीफ जस्टिस आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट द जुडिशियल सिस्टम इज इन शैम्बल्स। तो इट्स अबाउट टाइम कि जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, वो लाए जाएं। संबित जी, आपकी सरकार क्यों नहीं ऑर्डिनेंस लाती कि जिनके ऊपर रेप, मर्डर, अबडक्शन के चार्जेस हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगा? ये मेजर रिफॉर्म्स का टाइम आ गया है। अभी ये थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पे रहना चाहती हूँ, अभी इस वक्त मैं इस टॉपिक पे रहना चाहती हूँ। विक्रम जी हमारे साथ है। विक्रम जी, देखिए, एक भूमिका जो पूरे तरीके से स्पष्ट है और सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है सर, वो यूपी पुलिस की भूमिका है। वो एक कलंक है, वो इस पूरी सोसाइटी के जो रीढ़ की, उस दिन उस बच्ची की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी है सर, उस दिन इस समाज की संवेदनशीलता की, संवेदना की रीढ़ की हड्डी टूटी है, और इस पर ना तो यूपी पुलिस को कोई डिफेंड कर सकता है और ना ही किसी को करना चाहिए। विक्रम जी, आवाज पहुंच रही है? उनकी आवाज इस वक्त हम तक नहीं पहुंच पा रही है, इस वक्त हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से इस टेक्निकल ग्लिच को फिक्स कराएंगे, उनका रुख करेंगे जल्दी जल्दी। अनुराग भदौरिया, मेरा सवाल ये है, इस पूरे डिस्कशन में मेरा एक ही सवाल है, किसको पता है इस पूरे मामले का सच क्या है? इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने दीजिए सर, सच तो आ जाने दीजिए सामने, या वोटों के लिए आप ये पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू कर देंगे? वो पीड़ित परिवार है, वो एक दर्द से होकर गुजर रहा है सर, लेकिन यहां तो लग रहा है वोटों की बटाई शुरू हो गई है। नहीं, वो आपको ऐसा लग रहा होगा, अगर पॉलिटिकल पार्टी इतनी मेहनत नहीं करती तो सीबीआई इंक्वायरी कुछ नहीं होती। आपको याद होगा जब ये घटना घटी थी तो एफआईआर भी ठीक से नहीं लिखी गई थी। उसके बाद कुछ वहां के अधिकारियों ने बोला, अफवाह फैलाई कि ये तो फर्जी है। उसके बाद जब वो बच्ची और सीरियस हुई तो मैं जानता सरकार सीरियस है कि उसको एयर एम्बुलेंस लेके जाती, उसको एम्स में भर्ती कराती, एम्स में इलाज करवाती, वो भी नहीं कराया। सफदरजंग हॉस्पिटल भर्ती हुई जहां उसका इलाज नहीं हो पाया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद किस तरह से सीबीआई जांच से क्या दिक्कत हो रही है आपको? इससे संदेह, सुन तो लीजिए, इससे संदेह के घेरे में है क्योंकि सरकार ने कोशिश ही नहीं की उसको बचाने के लिए, सरकार ने कोशिश ही नहीं की उसके लिए काम करने के लिए। आप क्योंकि वो दलित थी, कमजोर थी, गरीब घर से आती है, बड़े घर की कोई लड़की होती, बड़े घर की लड़की होती तो उसके लिए वाई सिक्योरिटी दे देते, थोड़ा सा छज्जा क्या टूट जाएगा, उसको वाई सिक्योरिटी दे दी जाएगी। उसके लिए आपके लिए मतलब ये लड़ाई बेटी की लड़ाई नहीं है, हो जाएगी। आप उसको भी क्लास में डालकर देखते हैं, नहीं खड़े होंगे सर, आप उसको भी क्लास में बांट कर देखते हैं। अनुराग भदौरिया, आप क्या बोल रहे हैं सर? आपने तो वही बात बोल दी ना, आपके लिए कुल मिला के जातीय समीकरण बनाने जरूरी है, आपके लिए जातीय समीकरण जरूरी है, आपके लिए लड़ाई बेटिया की लड़ाई नहीं है, आपके लिए महिलाओं के लिए लड़ाई नहीं है सर। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं, आप सर, आप खुद ये बात कह रहे हैं, आप खुद ये बात कर रहे हैं, अगर किसी और की बेटी होती तो ये कर देते क्योंकि ये दबे कुचले वर्ग से आती है। सर, आप बेटियों का बंटवारा कर देंगे क्या? अनुराग भदौरिया, यही सवाल मैंने बार बार पूछा आपसे। नहीं, बेटियों का बंटवारा करना चाहते हैं आप? ये ठाकुर की बेटी है, दलित की बेटी है, हिंदू की बेटी है, मुसलमान की बेटी है, क्रिश्चियन की बेटी, मत कीजिए सर, मत कीजिए, आप उसको डायरेक्शन मत बदलिए, मत कीजिए, आप चिल्लाइए नहीं, एक तो आप चिल्लाइए नहीं, मैं आपसे आराम से बात कर रही हूँ, आराम से बात कीजिए आप मुझसे, सवाल का जवाब
जवाब दीजिए, चिल्लाइए नहीं। विक्रम जी तक आवाज पहुंच रही है, विक्रम जी तक आवाज पहुंच रही है। उसको रात के अंधेरे में जला के दिखा देते, संबित पात्रा, जला के दिखा देते। संबित पात्रा आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन एक सेकेंड, तो अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया आप बोल क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो जनता को क्या समझ आ रहा होगा? क्योंकि आप बोलने नहीं देती है। नहीं सर, आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? आपने तो बेटियों का बंटवारा कर दिया, अमीर की बेटी, गरीब की बेटी, आपने तो अब बेटियों का बंटवारा कर दिया। आपके हिसाब से अमीर की बेटी के साथ हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको, आपको कोई दिक्कत नहीं होती अगर बड़े घर की बेटी के साथ हो जाता है। तो आप किस तरह की बातें करते हैं? आप महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, आप बेटियों की लड़ाई की बात कर रहे हैं, कैसी बातें करते हैं आप? कैसी बातें करते हैं? बड़े घर का कैसी बातें करते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। संबित पात्रा, इनके हिसाब से अमीर की बेटी को कुछ हो जाता तो इनको कोई तकलीफ नहीं होती, तो इनकी लड़ाई कुल मिलाकर खुद ही इन्होंने मान लिया कि इनकी लड़ाई जो है वोटों की ही लड़ाई है। ठीक है संबित पात्रा, संबित पात्रा सवाल आपकी पार्टी से भी है, सवाल यूपी पुलिस से है, क्योंकि अगर यूपी पुलिस ने रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया होता तो वो बेटी आज हमारे बीच होती। जी जी, मैं जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात तो है, जहां तक आदरणीय अनुराग भदौरिया जी का सवाल है, कभी कभी मुझे इन विषयों पे उनको सुनने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने रेप जैसे संगीन विषय को लेकर, मुलायम जी ने कहा था लड़के तो लड़के होते हैं, उनसे गलती हो जाती है तो थोड़ी फांसी चढ़ा दोगे। ये वही पार्टी है जब बदायूं में 2 बहनों को फांसी लगा दिया गया था और एक महिला पत्रकार किसी चैनल की बदायूं जा रही थी कवर करने के लिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको रोका था और कहा था तुम्हारे साथ रेप थोड़ी हुआ है जो तुम जा रही। हाँ, आप तो नहीं, तो आप तो सेफ है, आपके साथ थोड़ी हुआ है जो आप जा रही हैं। तो सोचिए, ये तो संवेदनशीलता की लेवल है समाजवादी पार्टी का, तो उनको रेप वाले डिबेट पे कभी बुलाना नहीं चाहिए। जहां तक आपको यूपी पुलिस के विषय में आपने प्रश्न पूछा, देखिए मैं एक विषय को बहुत स्पष्टता मानता हूं, पुलिस कई जगह बहुत संवेदनशील होती है और कई जगह असंवेदनशील रूप से काम करती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोरोना को लेकर पुलिस ने पूरे हिंदुस्तान में जो लड़ाई लड़ी, पूरे हिंदुस्तान ने उनका तारीफ किया है, और इस मामले में मैंने एक पुलिस वाले को हंसते और मुस्कुराते हुए भी देखा था। जब ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था, रात को जब अंतिम क्रिया की जा रही थी, तो एक पुलिस वाला हंस रहा था, उसको सस्पेंड भी किया गया है। देखिए, असंवेदनशीलता पुलिस का गहना कभी नहीं हो सकता है, हमेशा ही संवेदनशील रहना और हर माहौल के मुताबिक सबको समझा के लेके चलना, ये पुलिस का दायित्व है। ठीक है विक्रम जी, एक कमेंट आपका, लेकिन अपने दर्शकों को यहां पर स्पष्ट करते हुए विश्वसनीयता की 4 पैमाने जिन पर हम अपनी किसी भी खबर को कसने की कोशिश करते हैं, हमारे रिपोर्टर की मौके पर मौजूदगी है, खबर की पुष्टि है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं और साथ ही गवाह हैं, और यह भी हम आपको बता दें तकनीकी विश्वसनीयता के आधार पर भी हमारी जो खबर है वो 100% खरी है। फेक न्यूज के जमाने में जी न्यूज की खबर 100% खरी, और साथ ही इस बात को भी यहां पर दोहराते हुए कि सच सामने आना चाहिए। ये लड़ाई बेटी को इंसाफ के लिए है, इसीलिए हम हर वो सवाल उठा रहे हैं और हर किरदार की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। विक्रम जी, पहले एक कमेंट आपका सर, एक कमेंट आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन कुल मिलाकर घूम फिरकर सवाल यूपी पुलिस पर खड़ा हो रहा है सर। अदिति जी, ऐसा कोई विषय और ऐसा कोई दिन ढूंढना मुश्किल है जब पुलिस पे सवाल न उठे हों। अगर पुलिस दोषी है तो कार्रवाई भी तो पुलिस के ऊपर कर दी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर और मजिस्ट्रेसी के ऊपर तो बड़ी कृपा की गई है। शासन प्रशासन की निर्णय की अंतिम दौर में ये फैसले मजिस्ट्रेसी के द्वारा लिए गए थे, क्या कारण थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? जैसे कुलदीप सिंह सेंगर के प्रकरण में किश्तों में कार्रवाई हुई है, यहां भी हम किश्तों में कार्रवाई कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, लाश के बारे में बहुत सारे कयास किए, उसके बारे में दूसरा सेंटेंस करूंगा। मेरा दूसरा सेंटेंस है, अगर वेजाइनल इन्वेस्टिगेशन और प्राइवेट पार्ट्स का इन्वेस्टिगेशन 8 दिन बाद होगा तो कोई संकेत और कोई सबूत नहीं मिलेगा। नंबर 3, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आती हैं इन्वेस्टिगेशन की सहायता करने के लिए, ये कोई ब्रह्म सूत्र नहीं है कि इसके आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन पूरा हो, वरना 90% मर्डर में जो आती हैं रिपोर्टें, कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेंड, विसरा प्रिजर्व, तब तो फिर सारे कत्ल में हम फाइनल रिपोर्ट लगा दें, ऐसा नहीं होता है। पुलिस का काम अनुसंधान करना है, लेकिन यह भी सही है, अगर बच्ची ने अंततोगत्वा मरने से पहले एक बयान दिया था तो सबसे अकाट्य साक्ष्य वो है जो बच्ची ने मरने से पहले कहा था, जिस अवस्था में मां ने कहा कि अर्धनग्न अवस्था में बच्ची पाई गई थी। नंबर 1। नंबर 2, बाद में कालांतर में कहा कि बलात्कार हुआ, ठीक है। तीसरे फेज में 8 दिन बाद अगर मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, प्राइवेट पार्ट्स का नहीं आए, स्पर्मेटोजोआ या इंजरी नहीं आई वहां पे, तो ये नहीं कहा जा सकता कि गैंग रेप नहीं हुआ। ये कहे कि ये सपोर्ट नहीं हुआ आपकी स्टोरी को,
लेकिन यह कह देना कि गैंगरेप नहीं हुआ वो भी एक गलत निष्कर्ष होगा। रही बात लाश के जलाए जाने पे, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, अगर हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि हमारे राजनीतिक मित्र लाश को लेके चौराहे पे रख के पुलिस फायरिंग कराने के लिए हालात तत्पर करेंगे, जो कि आज भी हैं, कि ऐसे हालात पैदा कर दो कि पुलिस गोली चलाए, 4-6 लोग हताहत हो जाए और पूरी राजनीतिक समीकरण बदल जाए, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की, लाश को ससम्मान और परिवार की सहमति के साथ, परिवार को साथ ले जाकर के नियमानुसार उसकी अंतिम संस्कार कराए, जो कि मैंने 25 बार किया है, लेकिन परिवार के साथ नियमानुसार। इसमें त्रुटि क्या थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो उठा रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर परिवार मना कर रहा है ना, परिवार रजामंदी की बात नहीं मान रहा है, और इसीलिए पुलिस पर तमाम सवाल है। और हम साथ ही अपने दर्शकों से ये भी कह रहे हैं, हाथरस एक संवेदनशील मामला है और इसलिए पूरी संवेदनशीलता बरतने की कोशिश हमने अपनी इस कवरेज में की है। हमने इस मामले पर पीड़ित, आरोपी, पुलिस प्रशासन, हर किसी का पक्ष आप तक पहुंचाया है। अब आपको मामले के एक आरोपी रामू की मां का पक्ष सुनवा देते हैं। रामू की मां क्या कह रही है, सुने। आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा है। आरोप झूठा इल्जाम लगाया है, जब यहाँ तू ही ना है, वो प्लांट पे। कहाँ पर थे रामू? चंदपा के जोरे मसगूदन वो डेरी है, वो है चिल्लर, ता पे काम करते है और 7 बजे जाते चलो गए। और कितने बजे वापस आए? वापस तो 12-1 बजे आवत है, 12 बज जाए और 12:30 बज जाए, 1 बज जाए। जैसे काम के ऊपर है, मैं गाड़ी ज्यादा दूर आ जाता तो लेट हो गया। तो मेरे सहयोगी विशाल पांडे को आप देख रहे थे, विशाल इस वक्त भी हमारे साथ है। विशाल, एक बात जो इस बार खड़ी हुई है, देखिए मेरे पास समय की कमी है इसलिए मैं विशाल का रुख नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक सवाल जो खड़ा हुआ है वो मीडिया के शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ खड़ा हुआ है, क्योंकि कई ऐसी बातें कही गई हैं जो इन्वेस्टिगेशन में नहीं हुई हैं, चाहे वो पीड़िता की जीभ का काटा जाना हो, आंखें फोड़ा जाना हो, उन्हें लेकर किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई। आशा जी, क्लोजिंग कॉमेंट में मैं आपका चाहूंगी, अगर आप यहां पर एक क्लोजिंग कॉमेंट दें, लेकिन पूरी इस डिबेट को अगर मुझसे कहा जाए समअप करने के लिए, तो पीड़िता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं, ऐसा तो होते दिखाई नहीं देता, और शायद ये कहीं ना कहीं उस केस को भी कमजोर करता है। जी बिल्कुल करता है। सबसे कमजोर जहां कर रहा है कि बच्ची के साथ क्राइम हुआ, उसको मारा पीटा गया, गला घोटा गया, उसकी मौत हो गई। अब बात यहाँ आके आप पूरा समाज कमजोर कर रहा है कि दलित, और इसी वजह से वो जो 4 मुजरिम जेल में हैं, उनके लिए 12 गांव की पंचायत बैठ रही है कि नहीं, उन्होंने गलती नहीं किया है, उनको छोड़ दिया जाए। तो ये अभी बात हो रही थी कि किसी पे विश्वास नहीं है, तो आखिर विश्वास क्यों नहीं है? आप विश्वास लायक काम करेंगे तभी तो हमने विश्वास किया। हमारी बात ले लीजिए, हमें कितना भी कठिनाई हुई, लेकिन हमें विश्वास था कि हमारे बच्चे के साथ क्राइम हुआ है तो हमें इंसाफ मिलेगा, और मिला। मैंने हर दर पे गई, नेता लोग से भी झगड़ गई, किसी से भी झगड़ गई, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं कोने में विश्वास था कि मेरे बेटी के साथ क्राइम हुआ है, मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब आप विश्वास लायक काम करेंगे तब तो मिलेगा। उसी दिन से बच्ची की जीभ कटी है, हड्डी टूटी है, लेकिन FIR होती है कि उससे छेड़छाड़ हुई है। तो ये क्या मायने है? 1 हफ्ते बाद जब बच्ची को होश आता है, वो कहती है कि हमारे साथ रेप हुआ है, तब आप उसको जोड़ते हैं, धारा में जोड़ते हैं। 1 हफ्ते से पहले जब बच्ची हॉस्पिटल में आई, उसका इलाज चल रहा था, तो उसका चेक क्यों नहीं किया गया कि नहीं इसके साथ क्या हुआ है? उसका होश आने के लिए, उसको मरने के लिए क्यों इंतजार किया गया? और जब मर गई तो आपको कंफ्यूजन था कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसकी लाश इतने जल्दी में क्यों जलाए? बिल्कुल मैम, यूपी पुलिस की भूमिका जाहिर तौर पर कटघरे में है, लेकिन मेरा सवाल उससे भी बड़ा है, और ये सवाल 29 सितंबर से बार बार जहन में आया है। वो सवाल बस इतना है, क्या उस बच्ची को बचाया नहीं जा सकता था? उस बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया गया क्यों? क्या उस बच्ची की गुनहगार सिर्फ यूपी पुलिस है या फिर पूरा सिस्टम है, पूरा वैल्यू सिस्टम है? उसके लिए कहीं ना कहीं मीडिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये खबर आपने देखा होगा, और इसके लिए हम खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं, मीडिया कर्मी होने के नाते खुद को भी, क्योंकि ये खबर कब सुर्खी बनी? जब उस बच्ची की मौत हो गई। तो हर हैशटैग, हर कैंपेन, हर आंदोलन बच्ची की मौत के बाद ही क्यों शुरू होता है? सोचने की बात है, जरूर सोचिएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.